बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाओगे, चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट होता है, वहाँ पर दिख रहेगा विज्ञान ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव, हिंदी ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव। इस तरह से आप चैप्टर वाइज आराम से लगा लोगे। जब चैप्टर वाइज पढ़ाई कर लोगे तो भाई फिर तो बवाल मचा दोगे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो मेरे भाई किसी वस्तु का जब प्रतिबिंब आँख पर पड़ता है ना, उसे हम रेटिना बोलते हैं। अगर कोई चीज़ हमें दिख रही है तो समझो उसका सबसे पहले हमारा रिफ्लेक्शन आँख पे पड़ा, फिर उसके पास टकरा के गया, तब हमें दिख रहा है। समझ रहे हो कितना फास्ट एक्शन हो रहा है। तो वही चीज़ें हैं, बहुत प्यार तरीके से हम लोग है ना सारी चीज़ें करने वाले हैं। अगला सवाल है कि एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो होती है ना, अगर मान लो आपका आँख सही है, स्वस्थ है, तो आप अधिकतम दूरी जो है ना मेरे भाई, वो आप अनंत तक देख सकते हो, है ना। जितना आपको दिखाई देगा उतना आप देख सकते हो। एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट जो मेरे भाई है ना दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है, अनंत देख सकते हो, बट आपको पता नहीं चलता, धुंधला सा हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, लेकिन आप देखते तो अनंत टाइप से ही हो, ठीक ना। नेत्र लेंस में अम्योजन की क्रिया होती है ना। नेत्र लेंस में अम्योजन की मेरे भाई जो क्रिया होती है उसे हम लोग सिलियरली पेशियों द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उस क्रिया को करते हैं, है ना। चलो तो याद रख लेना, वो जो क्रिया होती है वो सिलियरली एशिया द्वारा। और अगला जो सवाल है 4 नंबर का, सामान्य नेत्र यानी आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी सामान्य आँख पर जो रेटिना पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग वास्तविक और उल्टा बोलते हैं। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आपका बनता है। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करें, है ना। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो 5 नंबर का सवाल है। मेरे भाई ध्यान से देखो, 5 नंबर का सवाल है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। यानी कि जो इंसान अपने नेत्र से नज़दीक की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। तब वो है ना अच्छे से ना साफ नहीं देख सकता, तो उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। अगला सवाल है जो कि 6 नंबर का सवाल है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजन करके विभिन्न दूरियों पर राखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का जो कारण है ना, ऐसा हो पाने का जो कारण होता है मेरे भाई, उसे हम बोलते हैं समंजन क्षमता। उसे हम क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। क्लियर है। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल जो कि 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर सवाल कह रहा है, लाडलो मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है। जब मानव नेत्र प्रतिबिंब बनाता है उस बात को हम बोलते हैं दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल बोलते हैं भाई। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देख लो जो 8 नंबर का सवाल है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे हम बोलते हैं मेरे भाई अंध बिंदु। क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं अंध बिंदु। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं, अंध बिंदु, है ना। चलो अगला सवाल जो कि 9 नंबर का है। टोटल 40 गो सवाल है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से टीकोगे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। हमारे जो आँख हैं इसमें मेरे भाई वो उत्तल लेंस पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। मैथ जैसे पढ़ाता हूँ ना भाई, बिल्कुल मज़ा आता है। उसी तरह से आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। आँख व्यवहार होता है, जो आँख का व्यवहार होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है, क्योंकि हमारा आँख उत्तल लेंस ही है, तो उत्तल लेंस की तरह ही हमारा व्यवहार होता है ना। मतलब इसकी लेंस की बात कर रहा है। आँख के अंदर जो आपकी पुतली है, रेटिना है ना, जो काले काले वाइट वाइट सब देख रहे हैं। चलो तो आप देख रहे हैं उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है ना। यानी निकट दृष्टि दोष जो होता है मेरे भाई, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, है ना। अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है, तब हमारा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगता है ना। नज़दीक के चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं अच्छे से। अगला है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो उसके मात्रा को निवर्तित करते हैं उसे बोलते हैं परितारिका। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं परितारिका। क्लियर है। क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसे हम बोलते हैं परितारिका। और अगला सवाल है जो 13 नंबर का है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग है। नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। अच्छे से याद रख लेना, है ना। चलो तो अच्छे से याद रख लेना मेरे भाई कि नेत्र गोलक का जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, 2 क्या होता है
3 होता है ना, कितना कराया, बोलना मत। अगला देखो, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं हम लोग निकट की वस्तुओं को। क्या देख पाते हैं, निकट के वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। एक एक चीज़ को इतना खूबसूरत तरीके से मेरे भाई करा दूंगा ना, आप बोलोगे कि हाँ कोई तो था जो हम लोगों को बेहतर तरीके से कराया। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ देख सकती है, दूरदृष्टि वाले आंखें जो है मेरे भाई साफ दे सकती है, दूर के वस्तुओं को साफ दे सकती है ना। चलो अगला सवाल है तुम्हारा, देख लो 16 नंबर का सवाल है। 40 सवाल हैं तो बने रहना है आपको। जरा दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आपको कारण बताना है। तो जो जरा दृष्टि दोष है मेरे भाई वो उत्पन्न हो जाता है, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है तब। कब नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है तब हमारा जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 17 नंबर का सवाल है, और सवाल कह रहा है कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति, दान यहाँ होना चाहिए था, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। यानी अगर आपको आँख अपना देखो दान करना है तो 10, 25 या 60, इनमें से सभी मेरे भाई, आप किसी भी उम्र के हो आप अपना आँख दान कर सकते हो। क्लियर है ना। चलो तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर का, है ना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेता हूँ भाई, भले व्यूज़ नहीं जाते, आप लोग शेयर नहीं करते, प्यार नहीं दिखाते, मेहनत काफ़ी होती है यहाँ पर, है ना। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र, है ना, निकाल लेना चाहिए, माने को एक्टिव होता है जो आँख होता है, मरने के बाद ही 4 से 6 घंटे तक वो जो आँख होता है मेरे भाई वो देखता है ना, जीवित होता है भाई। उसका जो फंक्शन है, उसका जो कार्य है वो कार्यशील रहता है। तो 4 से 6 घंटे के अंदर में अगर आँख निकाल लोगे तो सही है। तो बहुत सारे इंसान बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा ना तो मेरी आँखें डोनेट कर दीजिएगा, समझ रहे हो। अगला, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, वह कौन सा ऐसा रंग है मेरे भाई। तो लाल रंग का इस्तेमाल हम लोग, किस रंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये जो आपको रंग दिख रहा है, लाल रंग जो दिख रहा है, इसे हम लोग खतरे के तरह इस्तेमाल करते हैं, खतरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है ना, प्रिज्म ऐसा होता है भाई, ठीक है। चलो तो इस प्रिज्म में सब गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, इधर उधर जो रंग होते रहता है वो हमारा बैगनी कलर का जो रंग होता है वो इधर उधर होते रहता है प्रिज्म के अंदर, है ना। और अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे जो 21 नंबर का सवाल है आपका। सवाल कह रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से प्रवेश कर कर, है ना, यानी हमारे नेत्र में प्रवेश करता है तो उसे हम बोलते हैं मेरे भाई कार्निया, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्निया। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसे आपको याद करना ही होगा। और अगला सवाल है जो कि 22 नंबर का सवाल है। प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देख पाते हैं हम लोग, क्योंकि प्रिज्म से जब सूर्य गुजरता है, मान लो ये प्रिज्म है तो यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश गुजरेगा तो 7 कलर का दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं। सूर्य जो हमारे लाइट देता है, घामा आप धूप बोलते हो, ये जो लाइट देता है उसमें टोटल 7 गो कलर होता है, इसलिए जब प्रिज्म से उसकी लाइट गुजरती है सूर्य की तो हमें 7 कलर के दिखाई देता है ना मेरे भाई। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, अगर मान लो कोई इंसान अंतरिक्ष में गया है ना, तो उसे जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल काला। कैसा दिखाई देता है भाई, बिल्कुल काला दिखाई देता है, याद रखना, बिल्कुल काला दिखाई देता है। और उम्मीद करता हूँ कि भाई अब आपको मज़ा आ रहा होगा सारी चीज़ें करने में, है ना। किस वर्ण यानी कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, तो भाई लाल, है ना, बहुत दूर से आप देख पाओगे, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है ना ये बहुत ज़्यादा होता है और ये सबसे गाढ़ा रंग भी होता है ना। चलो तो ये खतरा का निशान है कि दूर से इंसान देख लेगा, खतरे को पहचान लेगा। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है, कांच का जो मेरे भाई अपवर्तनांक है वह बैगनी कलर के लिए मेरे भाई क्या है, सबसे अधिकतम है ना, बैगनी कलर के लिए। अगला जो 26 नंबर का सवाल है, 26 नंबर का सवाल कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ग के लिए न्यूनतम है, सबसे कम लाल के लिए, सबसे ज़्यादा बैगनी के लिए। याद रहे ऑप्शन,
ज़्यादा बैगनी और कम लाल। अगला जो 27 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है मेरे भाई वो कौन है। लाल, नीला, हरा, ये तीनों है, तो ऑप्शन नंबर तुम डी कहोगे। कौन सा कहोगे, ए बी सी, यानी ऑप्शन में केवल एक भी रहेगा, लाल, नीला, हरा। याद रख लो, क्या याद रख लो, लाल, लाल है ना, 1 मिनट, लाल, हरा और नीला, LHN। चलो क्लियर है। अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं जो कि 28 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। जब नीला और हरा मिलेगा मेरे भाई तो हमें कैसा श्यान है ना, कैसा हमें श्यान जो है वो वर्ण प्रकाश प्राप्त होगा, है ना। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं जो कि 29 नंबर सॉरी। लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलने पर किस वर्ण के प्रकाश प्राप्त करते हैं, तो मैटेंजा। कैसा, मैटेंजा। जब लाल और नीला वर्ण मिलेगा तब, है ना, तो याद रख लेना मैटेंजा। और अगला जो 30 नंबर का सवाल है, अब थोड़ा सा सब्र बना लो, 10 और सवाल है। कह रहा है कि लाल तथा हरे वर्णों के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा। तो जो प्रकाश उत्पन्न होगा वो पीला कलर का उत्पन्न होगा। कैसा, पीला कलर का जो प्रकाश है मेरे भाई वह उत्पन्न होगा। और अगला 31 नंबर का सवाल है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है मेरे भाई, है ना। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और अगला सवाल है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रभाव को, है ना, क्या करते हैं मेरे भाई, स्क्रीन को करते हैं ना। यहाँ पर स्प्रिंग होना चाहिए था यार, गलत है ना। तो इसका आंसर नीला हो जाएगा। चलो, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर चलो अगले सवाल के ऊपर देख लो जो कि 33 नंबर का सवाल है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो टोटल 2 मिनट का अंतर होता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में 2 मिनट का अंतर होता है। और अगला जो 34 नंबर का सवाल है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है। तो इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। कैसा, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। और अगला है 35 नंबर का सवाल, है ना। टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है मेरे भाई। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। और अगला सवाल है जो 36 नंबर का सवाल है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो प्रिज्म का हम लोग उपयोग करते हैं। किसका, प्रिज्म का, स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए, है ना। और अगला सवाल है जो कि 37 यानी कि 37 नंबर का सवाल है। लाडलो देखो जा रहे हो तो ऐसे मत करो, आराम से सारे क्वेश्चन करो। आकाश नीला क्यों दिखता है मेरे भाई, क्योंकि, है ना, धूल कणों और जल वाष्प से रहित होता है ना। याद रख लेना ये क्वेश्चन और आंसर। और अगला 3 और सवाल है तो हम लोग 2 मिनट और लगाएंगे। कह रहा है कि किसी प्रिज्म के 2 पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं मेरे भाई प्रिज्म का कोण। क्या कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं। क्लियर है। और अगला सवाल देख लो जो कि 39 है, 39 नंबर का सवाल है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य बिल्कुल लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। और अगला है जो कि लास्ट आपका सवाल है, किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निगर्त किरण के बीच में जो कोण होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग विचलन कोण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। 40 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने किया बैक टू बैक बेहतर तरीके से। मचाएंगे मेरे भाई, है ना, और फोड़ेंगे, कतई जहर मचा देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ज़रूर सारे चैप्टर देखना, प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।